है बीपीएससी का क्वेश्चन लेकर के आए हैं, लेते आइएगा। तो यहाँ पे लाइव हो गया, लाइव है। आवाज़ थोड़ा ज़्यादा है, इसको देख लीजिएगा इस क्लासरूम में। चलिए, क्या हाल चाल है आप लोग का? बढ़िया है। बैनो का ऑप्शन, क्लास बंद कर दिए हैं क्या जी? लाइव नहीं चल रहा है? हाँ, आ गया। कमेंट यहाँ पे थोड़ा सा दे दीजिएगा शुरुआती दौर में। देखिए आवाज और जा रहा है। हेलो, क्लास बंद कर दिए हैं क्या जी? चलिए, विवेक सिंह, क्वेश्चन बैंक नहीं है। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग चल रहा है। चलिए, तो कल कितने लोग बीपीएससी दिए हैं आप लोग? कौन कौन दिए हैं बीपीएससी? हाथ खड़ा कीजिए। तो बीपीएससी कौन कौन दिए हैं? अरे बढ़िया से हाथ खड़ा कीजिए ना। इतने सारे लोग बीपीएससी दिए हैं। बहुत कम लोग दिए हैं। बहुत सारे लोग तो बीपीएससी देने के लिए गए होंगे तो लौटे भी नहीं है। तो बीपीएससी का क्वेश्चन करा दीजिए, ठीक है? करा दिया जाएगा, है? करा दें। पूरा क्वेश्चन तो हम देखते ही नहीं है, पूरा क्वेश्चन तो हम स्वयं नहीं देखे, हम तो अपना सेक्शन देखें, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी। ठीक है, क्या हुआ देखिए, बता रहे हैं। तो थोड़ा सा यहां पर हम आपको कुछ चीजों को लेकर आगाह कर रहे हैं। कल जो बीपीएससी का परीक्षा हुआ है, उस बीपीएससी के परीक्षा को लेकर जो है कुछ चीजों को लेकर के हम आपको आगाह करवा रहे हैं। क्वेश्चन के आधार पर, क्वेश्चन जो पूछा गया उस आधार पर। देखिए, जहां तक क्वेश्चन का सवाल है कल के बीपीएससी परीक्षा का, तो यह सत्य बात है कि उस क्वेश्चन को एग्जाम हॉल में देखना और एग्जाम से बाहर देखना दोनों अलग बात है। एग्जाम हॉल में एक अलग तरह का प्रेशर होता है, वहां पर जानते हुए भी आसान चीजों को भी आप गलत करके आ जाते हैं, और वही प्रश्न अगर आप परीक्षा हॉल से बाहर देखते हैं तो फिर वो चीज आपको आसान लगता है। तो सिचुएशन, परीक्षा हॉल का सिचुएशन थोड़ा अलग होता है, तो वहां पर ना चाहते हुए भी आसान से आसान प्रश्न भी हम लोग गलती करके आ जाते हैं। कल का जो बीपीएससी परीक्षा हुआ है, जिसमें जहां तक हमने तो अपने सेक्शन हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी को देखा है, तो हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी में आपको जिस तरीका से हम पढ़ा रहे हैं, इस तरीका से अगर आप कंटिन्यू करते जाएंगे तो आप 80% प्रश्न आराम से बना करके आएंगे। क्योंकि हमने जो प्रश्न बनाया है, जैसे कि हम जिस भी बैच में पढ़ाए हैं, हम आपको बिहार दरोगा सेकेंड बैच में ज्योग्राफी पढ़ाए हैं। अगर आपका कोई दोस्त मित्र उस बैच में ज्योग्राफी पढ़ा होगा तो आप उनसे पूछ लीजिएगा कि ज्योग्राफी का क्वेश्चन उनसे बना या नहीं बना। अगर वो अच्छे से पढ़ के परीक्षा दिए होंगे तो हम दावे के साथ कहते हैं कि उनसे ज्योग्राफी का प्रश्न बना होगा। फिर बिहार दरोगा पहला बैच में पॉलिटी पढ़ाए हैं, पॉलिटी के साथ साथ जो है हिस्ट्री पढ़ाए हैं, तो वहां से भी क्वेश्चन जो है लोगों को बना है। कुछ क्वेश्चन जो है नहीं बना होगा। ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन का लेवल बहुत ज्यादा टफ है, और ऐसा भी नहीं है
कि क्वेश्चन का लेवल बहुत ज्यादा आसान है, ऐसा भी नहीं है, दोनों चीज नहीं है। क्वेश्चन के लैंग्वेज को टफ किया गया है, क्वेश्चन के लैंग्वेज को टफ किया गया है और क्वेश्चन को थोड़ा डीप में जाकर पूछा गया है। एक तो पहली बात यह कि क्वेश्चन के लैंग्वेज को टफ किया गया है, और दूसरी बात यह कि क्वेश्चन के लैंग्वेज को टफ किया गया है। ये दो चीज बीपीएससी के इस परीक्षा में हुआ है, और यह परीक्षा आगे होने वाले बिहार दरोगा परीक्षा तथा बिहार के भीतर होने वाले अन्य परीक्षाओं को लेकर के हमें आगाह कर रहा है, हमें संकेत दे रहा है कि हमें थोड़ा डीप में जाकर पढ़ने की आवश्यकता है और कंसेप्चुअली चीजों को पढ़ने की आवश्यकता है। लोग एनसीईआरटी का ढिंढोरा पीट रहा है। गांधी जी को चंपारण में किसने गांधी जी की जान बचाई थी? कौन एनसीईआरटी में है? कोई एनसीईआरटी में नहीं है ये प्रश्न। तो झूठ मूठ का एनसीईआरटी का ढिंढोरा पीटने से नहीं होगा, बल्कि एनसीईआरटी जरूरी है, इसमें कोई शक नहीं है। एनसीईआरटी जरूरी क्यों है? तो एनसीईआरटी कंसेप्ट को डेवलप करने के लिए जरूरी है, क्योंकि क्वेश्चन कंसेप्चुअली पूछा जा रहा है। तो ये परीक्षा कहीं ना कहीं थोड़ा सा संकेत ये हमें देता है कि बिहार दरोगा परीक्षा भी पहले की तुलना में थोड़ा कंसेप्चुअल जाएगा और थोड़ा जो है टफ परीक्षा होने की संभावना है। जहां तक हमें लग रहा है ऐसा जो है आपको होने जा रहा है। तो एकदम काफी सतर्कता से गहराई में जाकर के जो है आपको चीजों को पढ़ना होगा, और तभी कुछ हो सकता है, अदरवाइज कुछ भी नहीं हो सकता है। एनसीईआरटी आपके कंसेप्ट को बना सकता है, एनसीईआरटी हर प्रश्न का सॉल्यूशन नहीं है। तो थोड़ा सा कंसेप्चुअली जाइए, चीजों को जो है अच्छे से कीजिए। क्वेश्चन आप लोग देखे ही होंगे, हम अपने सेगमेंट का तो क्वेश्चन हम देख लिए हैं। हाँ, करंट तो ज्यादा पूछेगा ही। किस्मत काहे खराब है पूजा दुबे जी? सर माइक्रो ऑर्गेनिज्म का वीडियो नहीं चल रहा है, अपलोड करवा दीजिए। कब हुआ है क्लास? ये कब हुआ है क्लास? नहीं हुआ है क्वेश्चन का? नहीं देखे हैं? देख लिया ना, तो अपलोड तो हो गया है ना। अपलोड हो गया मतलब क्वेश्चन आंसर का वीडियो अपलोड हुआ, क्वेश्चन आंसर का अपलोड हो गया है। राजेश जी कमेंट नहीं दिख रहा है, एकदम कमेंट दिख रहा है मेरा, आपका कमेंट दिख रहा है। घटना चक्र का क्या योगदान रहेगा? बिहार दरोगा परीक्षा में ठीक ठाक योगदान रहेगा घटना चक्र का। ऑफलाइन इसी सप्ताह में खुल जाएगा, इस सप्ताह में ऑफलाइन खुल जाएगा। करंट के बारे में बताइए। करंट जो है आपको करंट आपको कहाँ से पढ़ना चाहिए? करंट जो है आप नहीं, सिर्फ एसपीडी पढ़ने से नहीं होने जा रहा है अब, ठीक है। चलिए, सब चीज का आपका सॉल्यूशन मिल जाएगा, आप लोग के हर चीजों का, हर बात का सॉल्यूशन मिल जाएगा। अब आइए हम लोग पढ़ते हैं। कमेंट बहुत सारा आ रहा है, ठीक है। नया वाला बिल्डिंग में इसी सप्ताह क्लास ट्रांसफर हो जाएगा, और जो है आपको इस सप्ताह ही ऑफलाइन भी क्लास आप लोग का शुरू हो जाएगा। आपको जो है हम दे देंगे, सूचना दे देंगे, ठीक है। और करंट की जहां तक बात है, तो करंट जो है आप पढ़िए, यहां से पढ़िए। एक दृष्टि मैगजीन आता है, एक क्रॉनिकल आता है, या फिर एक परीक्षा मंथन का आता है, त्रिमासिक 3 माह वाला आता है। कोई भी एक उठा करके पढ़िए, और उसके साथ जो है एगो एसपीडी को लेकर के चलिए, ठीक है। एक परीक्षा मंथन का आता है 3 माह पर, एक आता है वो वाला, और एक एसपीडी। ये दोनों बुक लेकर के जो है आप चलिए, करंट के लिए मेरे ख्याल से सफिशिएंट होगा।
अब आ जाइए पढ़ते हैं। देखिए बीपीएससी का क्वेश्चन थोड़ा सा हम आपको दिखवाते हैं, हम अपने सेगमेंट का है। बतख मियाँ, देखिए एक दो क्वेश्चन जो है हम आपको बोल रहे हैं। भारत में जिला स्तर पर उपभोक्ता विवाद निवारण के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। काफी डीप से क्वेश्चन है, काफी अच्छा क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन जो है हमको नहीं लगता है कि किसी पॉलिटी के बुक में जो है इस प्रश्न का कोई जवाब होना चाहिए। पॉलिटी के बुक में तो आपको नहीं ही मिलेगा, पॉलिटी का ही ये क्वेश्चन है। फिर एक पंचायत समिति किस स्तर पर एक पंचायती राज का संचालन करती है, ये तो आसान क्वेश्चन है। ब्लॉक स्तर पर। किसे समुदाय विकास के पहले कार्यक्रम के रूप में स्थापित किया गया, ये एम लक्ष्मीकांत का क्वेश्चन है। इसका आंसर होगा राष्ट्रीय विस्तार सेवा। फिर आपको भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में लिखा हुआ कानून के समक्ष समानता किस देश के संविधान से लिया गया, ये तो आसान क्वेश्चन है, ब्रिटेन से। अनुच्छेद 14 पढ़ते हैं तो वहां पर अनुच्छेद 14 में जो है कानून के समक्ष समानता और कानून का समान संरक्षण, कानून के समक्ष समानता ब्रिटेन और कानून का समान संरक्षण जो है अमेरिका से लिया गया है। फिर भारतीय संविधान को बनाने में कितना समय लगा, 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन, ये तो रटने वाला है। फिर आगे है राज्य का मंत्रिपरिषद सामूहिक तौर पर किसके प्रति उत्तरदायी है। थोड़ा सा कंसेप्चुअल है, राज्य का मंत्रिपरिषद सामूहिक तौर पर पूछा जा रहा है तो उत्तर आपको विधानसभा होगा, विधानसभा होगा। पिछले दिनों डेली टेस्ट में जो है सेम इसी प्रकार का क्वेश्चन करवाए थे, वहां पर कुछ चीजों को लेकर आगाह भी करवाए थे। फिर अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, 73वें संशोधन के बाद विकेंद्रीकरण किया गया। ये एकदम एम लक्ष्मीकांत का क्वेश्चन है, एम लक्ष्मीकांत का क्वेश्चन है। निर्णय लेने की शक्ति हाँ, पूर्ण व्यवस्था हाँ, न्यायिक शक्ति का नहीं, प्रशासनिक शक्ति का हाँ। 1, 2 और 4 इसका उत्तर होना चाहिए। एम लक्ष्मीकांत का ही क्वेश्चन है। इसमें देखिए 3 क्वेश्चन जो है सीधा तौर पर एम लक्ष्मीकांत से उठा करके दिया है। इसके बाद राज्यसभा में प्रतिनिधित्व में शामिल है, भारत के राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत सदस्य हाँ होते हैं, नागरिकों द्वारा सीधे चुने गए सदस्य नहीं होते हैं, और प्रत्यक्ष रूप से नागरिकों द्वारा उनके प्रतिनिधियों के माध्यम से चुने गए सदस्य हाँ होते हैं। इसका आंसर होगा डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक होगा। फिर 49, किसका संबंध भारत के सर्वोच्च न्यायालय से है, कोलेजियम प्रणाली, अपीलीय अधिकार क्षेत्र, मूल अधिकार, उपर्युक्त में से एक से अधिक, सब तीनों हो जाएगा, एक से अधिक हो जाएगा इसका उत्तर। फिर 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत पंचायती राज संस्थाओं में चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए, 21 वर्ष होनी चाहिए। कितना, 21 वर्ष होनी चाहिए, समझ गए। तो ये है। तो पॉलिटी में पहले जिस प्रकार का प्रश्न पूछा जाता था पॉलिटी में, उससे थोड़ा टफ किया गया है, लेकिन फिर भी पॉलिटी जो है आसान ही है। अब हमारे लिए आसान है लेकिन आपके लिए आसान नहीं है, क्योंकि जो है क्या, हाँ ठीक है। इसके बाद जो है हिस्ट्री का क्वेश्चन हम दिखाते हैं। हिस्ट्री, नमक सत्याग्रह के दौरान बिहार के लोगों ने नमक बनाने के साथ साथ सरकार के विरुद्ध किस कर का विरोध करने का विकल्प चुना था, चौकीदारी कर का। पूर्वोत्तर भारत और मध्य भारत में नमक सत्याग्रह के साथ साथ चौकीदारी कर की भी जो है विरोध किया गया था। तो इसका आंसर उपर्युक्त में से कोई नहीं होगा। फिर आगे है 67 नंबर, श्री कृष्ण सिंह द्वारा गठित बिहार की निर्वाचित सरकार ने फरवरी 1938 में किस कारण से इस्तीफा दे दिया, किस कारण से इस्तीफा दे दिया। देखिए इसमें जो है ना, इसके तो बहुत सारे कारण थे, समझ गए, इसके बहुत सारे कारण थे, लेकिन बोर्ड क्या देता है उसके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन इसका उत्तर मेरे ख्याल से, ऐसे तो हमको लगता है अलग अलग लोग अलग अलग चीज इसका उत्तर दे रहे होंगे, मेरे ख्याल से तो इसमें उपर्युक्त में से कोई नहीं होना चाहिए, जहां तक मेरा मानना है। किसने चंपारण सत्याग्रह के दौरान बिहार में गांधी जी की जान बचाई थी, बतख मियाँ। असहयोग आंदोलन के दौरान किसने बिहार में किसानों की अगुवाई की थी, स्वामी विद्यानंद ने। प्रथम बार संघर्ष के तरीकों के रूप में स्वदेशी एवं बहिष्कार किसके दौरान अपनाए गए थे, बंगाल विभाजन के दौरान होगा ये। 71, 1906 में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में भारत के लिए स्वराज का झंडा किसने फहराया था, दादा भाई नेरोजी ने। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान भारतीय राज्यों जैसे कश्मीर निजाम के हैदराबाद, ट्रावनकोर आदि जैसे भारतीय शासकों द्वारा शासित राज्यों में एक समानांतर आंदोलन शुरू किया गया था, उसका नाम था
प्रजामंडल आंदोलन। प्रजामंडल आंदोलन भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, मतलब कौन सा कथन गलत है। वर्ष 1921 में महात्मा गांधी को गिरफ्तार किया गया, गलत है ये। मार्च 1922 में गिरफ्तार किया गया था, गलत है ए नंबर। चोरी चोरा कांड के कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन से हाथ खींच लिया, हाँ सही है। गांधी जी ने अपना पहला प्रमुख सार्वजनिक भाषण बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में दिया था, सही है। देखिए कुछ क्वेश्चन पढ़ के जो है हम आपको ये दिखाना चाह रहे थे कि ऐसे तो आप लोग क्वेश्चन देख ही लिए होंगे, क्वेश्चन कंसेप्चुअली आया है, समझ गए। ऊपर ऊपर से पढ़ने से आपका कुछ नहीं होने जा रहा है। आप सीधा चाह लीजिएगा एसपीडी लुसेंट घटना चक्र पढ़ ले तो अब कुछ नहीं होगा, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा पीटी में रिजल्ट ला सकते, उससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। कंसेप्चुअली आपको चीजों को लेकर के जाना होगा आगे, ठीक है। चलिए आइए अब पढ़ते हैं, अब आइए पढ़ते हैं। अब आइए पढ़ते हैं। देखिए सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन खत्म हो गया है। इसके बाद जो अब हम लोगों को पढ़ना है, छठी सदी ईस्वी पूर्व का भारत। छठी सदी ईस्वी पूर्व का भारत हम लोगों को पढ़ना है। छठी सदी ईस्वी पूर्व का भारत यानी कुल मिलाकर के जो है महाजनपद काल, महाजनपद काल को पढ़ना है। चलिए आ जाइए, अब पढ़िए। अब कमेंट करना बंद कीजिए, कमेंट हटा दीजिए, अब देखते हैं। जानते हैं अभी तो बहुत विद्यार्थी थोड़ा दिन, एक सप्ताह तक जो है अभी उसको लगेगा कि नहीं बुक सब पढ़ना चाहिए कंसेप्ट के डेवलप के लिए। एक सप्ताह के बाद फिर भूल जाएगा विद्यार्थी, फिर वही लुसेंट एसपीडी घटना चक्र पकड़ेगा, समझ गए। तो इस बात को भूलना नहीं है कि आगे जो आपका परीक्षा होगा उसमें कंसेप्चुअली प्रश्न पूछा जाएगा, इसको भूलिएगा नहीं। और कंसेप्चुअली क्वेश्चन को बनाने के लिए जो है आप पूछ रहे हैं कौन सा बुक पढ़े, तो आपको जो करवाते हैं उतना कीजिए। सिर्फ हम आपसे यही रिक्वेस्ट करेंगे कि आप हमारे लेक्चर को ध्यान से सुनिए, ठीक है। लेक्चर को ध्यान से सुनिए। लेक्चर में बहुत बात बोलते हैं जो कि किताब में कही गई बात ही बोलते हैं। लेक्चर को ध्यान से सुनिए, कंसेप्चुअली क्वेश्चन बनना प्रारंभ हो जाएगा। और बिना लेक्चर सुने कंसेप्चुअली क्वेश्चन आपसे नहीं बन सकता है। तो आइए सुनते हैं, देखते हैं। महाजनपद काल, देखिए महाजनपद काल मतलब 600 ईस्वी पूर्व से 400 ईस्वी पूर्व का कालखंड। 600 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व से 400 ईस्वी पूर्व का कालखंड, इसी को महाजनपद काल कहा जाता है। 600 ईस्वी पूर्व से 400 ईस्वी पूर्व का कालखंड, इसी को महाजनपद काल कहा जाता है। इस कालखंड में भारत में कुल 16 महाजनपद हुआ करते थे। और जो 16 महाजनपद हुआ करते थे उन 16 महाजनपद के विषय में हमने पिछले सेशन में आपके साथ चर्चा किया था। 15 महाजनपद उत्तर भारत में था, 1 महाजनपद दक्षिण भारत में था। दक्षिण भारत में जो महाजनपद था अस्मक था, जिसकी राजधानी पोटली या पोतन थी। उत्तर भारत में जो टोटल महाजनपद था गंधार, कंबोज, फिर आपको कुरु, कुरु के बाद मत्स्य, मत्स्य के बाद अवंती, फिर अवंती के बाद जो है मल, वत्स, फिर जो है आपको सुरसेन, फिर जो है आपको वज्जी, मगध, वज्जी, मगध, अंग, ये तमाम महाजनपद थे। इन सभी महाजनपदों में जो सबसे शक्तिशाली महाजनपद बनकर उभरा था वो आपको मगध महाजनपद था। मगध महाजनपद सबसे शक्तिशाली महाजनपद के रूप में क्यों उभरा, इसके उभरने के पीछे क्या कारण थे, उन कारणों से भी हमने आपको अवगत करवाया था कि मगध महाजनपद के शक्तिशाली होने का कारण क्या है। तो मगध महाजनपद के शक्तिशाली होने का सर्वप्रमुख कारण उसकी भौगोलिक स्थिति थी,
उसकी भौगोलिक स्थिति थी, तथा मगध महाजनपद के सबसे शक्तिशाली रूप में उभरने का कारण भौगोलिक महाजनपद ही नहीं बल्कि भौगोलिक महाजनपद के साथ साथ मगध में इस प्रथा का प्रचलन था कि योग्यता के आधार पर ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, कोई भी मगध में शासन कर सकता है। मगध में कोई भी शासन कर सकता है। अन्य महाजनपदों में इस प्रथा का प्रचलन था कि जो क्षत्रिय है वही राज करेगा, शासन करेगा, लेकिन मगध में इस प्रकार की कहीं कोई व्यवस्था नहीं थी। यही सब कारण हुए जिस वजह से मगध सबसे शक्तिशाली महाजनपद बनकर उभरा। मगध जो इस अवधि के दौरान 600 ईस्वी पूर्व से 400 ईस्वी पूर्व के दौरान सबसे शक्तिशाली महाजनपद बनकर उभरा, इस अवधि के दौरान मगध में मुख्य तौर पर तीन राजवंश ने शासन किया। मगध में मुख्य तौर पर जो तीन राजवंश ने शासन किया, वो तीन राजवंश कौन कौन है? तो वो तीन राजवंश में एक है आपको हर्यक वंश, जिसका शासन 544 ईस्वी पूर्व से 412 ईस्वी पूर्व के बीच रहा है। 412 ईस्वी पूर्व के बीच रहा है। फिर हर्यक वंश के बाद दूसरा जो है आपको शिशुनाग वंश का शासन 412 ईस्वी पूर्व से 344 ईस्वी पूर्व के बीच रहा है। 344 ईस्वी पूर्व के बीच रहा है। फिर आपको नंद वंश, और जो नंद वंश है, नंद वंश का शासन रहा है 344 ईस्वी पूर्व से 323 ईस्वी पूर्व। मगध साम्राज्य के अंतर्गत जो 600 ईस्वी पूर्व से 400 ईस्वी पूर्व का कालखंड है, लगभग में इन 200 वर्षों की अवधि के दौरान यही तीन राजवंश के शासकों ने शासन किया। इसमें हर्यक वंश के शासक क्षत्रिय थे, शिशुनाग वंश के शासक जाति से ब्राह्मण थे, और नंद वंश के शासक जाति से शूद्र थे। तो देखते हैं बिहार दरोगा का जो हम वीकली टेस्ट लेते हैं उसमें टफ क्वेश्चन देते हैं, तो आप लोग हो हल्ला करने लगते हैं कि टफ क्वेश्चन है, क्वेश्चन टफ है। तो नजर आ रहा है ना, परीक्षा दिए हैं ना, कल क्वेश्चन देखे होंगे, परीक्षा नहीं भी दिए होंगे तो क्वेश्चन देखे होंगे, नानी याद आ रहा होगा क्वेश्चन देख करके, समझ गए? तो टफ हल्ला मत किया कीजिए। हम बकलोल थोड़े हैं, हमको ऐसा थोड़े है कि जानकारी नहीं है। 4 बार ऐसे ही परीक्षा को क्वालिफाई कर गए, कुछ ना कुछ है अंदर में, तब तो 4 बार इस परीक्षा को क्वालिफाई किए हैं। और हम सोच समझ करके कोई भी काम करते हैं, तो क्वेश्चन टफ देने के पीछे यही सब कारण है। जिस प्रकार का शनिवार को हम क्वेश्चन प्रैक्टिस आप लोगों को करवा रहे हैं, अगर आप सिर्फ उसको ध्यान से देखते हुए आगे बढ़ेंगे, उसको पढ़ते हुए आगे बढ़ेंगे, याद करते हुए आगे जाएंगे, और इस प्रकार के क्वेश्चन पे प्रैक्टिस करके जाएंगे, परीक्षा में कितना भी टफ क्वेश्चन आएगा आपको आसान ही लगेगा, क्योंकि आप प्रैक्टिस वैसा करके गए हुए हैं। और सामान्य तौर पर होता क्या है, टीचर सब में भी गड़बड़ी है। अब टीचर को अपनी रणनीति में बदलाव करना होगा, कंसेप्चुअली पढ़ाना होगा, विद्यार्थी को किताब पढ़ाने पर जोर देना होगा, जो कि हम जोर देते हैं किताब पढ़ने पर, किताब पढ़िए, लेकिन कितना लोग पढ़ता है? नहीं पढ़ता है लोग, इसलिए सबका रिजल्ट भी नहीं होता है। तो इसलिए शनिवार वाला क्वेश्चन टफ हो तो एकदम आज कॉपी में लिख लीजिए कि हल्ला नहीं करना है कि क्वेश्चन टफ है, क्योंकि एक सप्ताह के बाद तो फिर आप भूलिए जाइएगा, फिर तो लुसेंटे एसपीडी आप पकड़िएगा, जो सच है।
समझ गए? तो इसलिए इस बात को लिख लीजिए कि टफ क्वेश्चन पे प्रैक्टिस करना है, क्योंकि परीक्षा में टफ ही आएगा, और परीक्षा में अगर आसान आ गया तो और बढ़िया ना है जी। समझ गए? इन राजवंशों में जो हर्यक वंश है, हर्यक वंश की स्थापना बिंबिसार के द्वारा किया गया था। जो हर्यक वंश है, हर्यक वंश की स्थापना बिंबिसार, हर्यक वंश की स्थापना बिंबिसार के द्वारा किया गया। बिंबिसार के विषय में कहा जाता है कि मात्र 15 वर्ष की अवस्था में, मात्र 15 वर्ष की अवस्था में बिंबिसार ने मगध के भीतर हर्यक वंश के शासन की स्थापना की, और बिंबिसार ने ही राजगृह या राजगिर नामक शहर को बसाया था। और बिंबिसार ने हर्यक वंश की राजधानी राजगृह या राजगीर को ही बनाया, जो कि मगध साम्राज्य की सबसे प्राचीनतम या सबसे पुरानी राजधानी मानी जाती है। मगध साम्राज्य की सबसे प्राचीनतम या सबसे पुरानी राजधानी जो है आपको राजगृह या राजगीर मानी जाती है, राजगृह या राजगीर मानी जाती है। तो मगध साम्राज्य की जो सबसे प्राचीन राजधानी रही है वह आपको राजगृह रही है, राजगृह रही है। और राजगृह की स्थापना बिंबिसार ने ही किया था, और यह राजगृह 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ है। 5 पहाड़ियों से जो है यह राजगृह घिरा हुआ है। और इसी राजगृह के एक पहाड़ी विपुलाचल पहाड़ी पर महावीर स्वामी ने अपना प्रथम उपदेश दिया था। महावीर स्वामी ने अपना प्रथम उपदेश दिया था जब हमने आपको जैन धर्म पढ़ाया था, वहां पर हमने आपको बताया था। बिंबिसार को सेनिया कहा जाता है। बिंबिसार को श्रेणिक कहा जाता है। जैन साहित्य में बिंबिसार को श्रेणिक कहा जाता है, अन्य साहित्यों में बिंबिसार को सेनिया कहा जाता है। अन्य साहित्यों में बिंबिसार को सेनिया इसलिए कहा जाता है क्योंकि बिंबिसार ने अस्थाई सेना की नींव रखी थी। बिंबिसार ने जो है अस्थाई सेना की नींव रखी थी। बिंबिसार के पास एक अस्थाई सेना थी, और अस्थाई सेना होने के कारण ही बिंबिसार को सेनिया कहा जाता है। और उस अस्थाई सेना के बल पर ही बिंबिसार ने कई क्षेत्रों को जीतकर अपने साम्राज्य में मिलाने का काम किया। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि बिंबिसार मगध के शासक थे। बिंबिसार मगध के शासक थे, मगध के शासक थे। बिंबिसार अपने साम्राज्य विस्तार को लेकर हर प्रकार की नीतियां अपनाई। बिंबिसार ने साम्राज्य विस्तार को लेकर सबसे पहले वैवाहिक नीति अपनाई। वैवाहिक नीति के साथ साथ बिंबिसार ने मैत्रीवत संबंध स्थापित किया, और मैत्रीवत संबंध के अलावे भी बिंबिसार ने एक और नीति अपनाई जिसे युद्ध नीति कहा जाता है। सबसे पहले तो बिंबिसार विवाह करके अपने साम्राज्य का विस्तार किए। फिर शासकों के साथ दोस्ती करके अपने साम्राज्य का विस्तार किए। फिर जब ये दोनों तरीका किसी राज्य पर कारगर साबित नहीं हुआ तो फिर बिंबिसार ने अगला तरीका अपनाया, और बिंबिसार ने जो अगला तरीका अपनाया युद्ध नीति को अपनाया, युद्ध नीति को। और कहा जाता है कि बिंबिसार ने 500 विवाह किया है। बिंबिसार ने 500 विवाह किया है, और उन विवाहों के माध्यम से अपने साम्राज्य का विस्तार बिंबिसार ने किया। जिसमें बिंबिसार का जो पहला विवाह है बिंबिसार का पहला विवाह कोसल नरेश प्रसेनजीत की बहन महाकोसला के साथ हुआ। कोसल जिसकी राजधानी श्रावस्ती, कोसल नरेश प्रसेनजीत की बहन
प्रसेनजीत की बहन थी, उसका नाम था महाकोसला। महाकोसला के साथ बिंबिसार का पहला विवाह हुआ। बिंबिसार जब कौशल नरेश प्रसेनजीत की बहन महाकोसला से विवाह किया तो इस प्रकार बिंबिसार का ससुराल जो है कौशल हो गया। तो अप्रत्यक्ष तौर पर कौशल का क्षेत्र भी बिंबिसार के अधिकार क्षेत्र में आ गए। और जब प्रसेनजीत की बहन से बिंबिसार का विवाह हुआ तो बिंबिसार को दहेज के रूप में काशी मिला था। दहेज के रूप में जो है काशी मिला था। 16 महाजनपद में एक महाजनपद था काशी, जिसकी राजधानी बनारस या वाराणसी, बनारस या वाराणसी। तो पहला विवाह जो कौशल नरेश प्रसेनजीत की बहन महाकोसला के साथ बिंबिसार का हुआ, कौशल नरेश प्रसेनजीत की बहन महाकोसला के साथ बिंबिसार का हुआ। इस विवाह के माध्यम से बिंबिसार को काशी का क्षेत्र प्राप्त हुआ। काशी का क्षेत्र प्राप्त हुआ दहेज के तौर पर। तो वैवाहिक नीति के तहत जो है काशी का क्षेत्र ले लिए। फिर बिंबिसार का जो दूसरा विवाह है, बिंबिसार का दूसरा विवाह लिच्छवी नरेश चेटक, लिच्छवी नरेश चेलना। लिच्छवी की राजकुमारी हुआ करती थी चेलना। लिच्छवी की राजकुमारी हुआ करती थी चेलना। लिच्छवी राजकुमारी चेलना के साथ बिंबिसार का दूसरा विवाह हुआ। इस प्रकार बिंबिसार का अप्रत्यक्ष तौर पर वैशाली पर भी अधिकार हो गया। वैशाली या बज्जी संघ के अंतर्गत लिच्छवी गणराज्य आता था। वैशाली या बज्जी संघ के अंतर्गत लिच्छवी गणराज्य आता था और उसी लिच्छवी गणराज्य की राजकुमारी चेलना थी। चेलना के साथ विवाह हुआ तो लिच्छवी गणराज्य तो उनके प्रभाव में आ ही गए, अप्रत्यक्ष तौर पर वैशाली भी उनके प्रभाव में आ गए। अप्रत्यक्ष तौर पर वैशाली भी उनके प्रभाव में आ गए और बिंबिसार को चेलना नामक पत्नी से ही अजातशत्रु नामक पुत्र की प्राप्ति हुई थी। अजातशत्रु नामक पुत्र की प्राप्ति हुई थी। फिर बिंबिसार का तीसरा विवाह मद्र देश की राजकुमारी, मद्र पंजाब, समझिएगा पंजाब, मद्र देश की राजकुमारी क्षेमा के साथ हुआ। मद्र देश की राजकुमारी क्षेमा के साथ हुआ। फिर बिंबिसार ने वैशाली पर पूर्णतः अपने प्रभुत्व को स्थापित करने को लेकर वैशाली की एक बेसिया आम्रपाली से भी विवाह किया। वैशाली की एक बेसिया आम्रपाली से भी विवाह किया। इसके बाद और भी कई सारे विवाह बिंबिसार ने किए और इस विवाह के तहत जो है अपने साम्राज्य को विस्तारित रूप बिंबिसार ने देने का काम किया। आप जब मानचित्र पे आएंगे, बिहार में देखेंगे तो आपको पता चलेगा बिहार में 3 महाजनपद, वज्जी या वैशाली, मगध और अंग। बिंबिसार मगध के तो शासक ही थे। विवाह के माध्यम से वज्जी या वैशाली पर तो अधिकार कर ही लिए। मात्र एक अंग महाजनपद बच रहा था जो बिंबिसार मिला पाने में असफल रहे। और जब अंग महाजनपद के राजा ने ना तो वैवाहिक नीति ना ही मैत्रीवत नीति को माना तो बिंबिसार ने अंग पर आक्रमण किया। बिंबिसार ने अंग राज्य पर आक्रमण किया और जब बिंबिसार अंग राज्य पर आक्रमण किए तो उस समय वहां के शासक ब्रह्मदत्त थे। और बिंबिसार की सेना ने अंग राज्य के राजकुमार ब्रह्मदत्त की हत्या कर दी और फिर अंग राज्य को जीतकर
मगध साम्राज्य में मिलाने की घोषणा की। अंगराज को जीतकर मगध साम्राज्य में मिलाने की घोषणा की। मतलब युद्ध के माध्यम से बिंबिसार ने अंग को जीतकर मगध साम्राज्य में मिला लिया। युद्ध के माध्यम से बिंबिसार ने अंग को जीतकर मगध साम्राज्य में मिला लिया। अंग को जीतकर मगध साम्राज्य में मिला लिया और बिंबिसार अपने पुत्र अजातशत्रु को अंग का शासक बनाया। अंगराज का शासक बिंबिसार अपने पुत्र अजातशत्रु को बनाया। इस प्रकार से आपने एक बात यह देखा कि वैवाहिक नीति के तहत अपने साम्राज्य का विस्तार। दूसरी बात आपने यह देखा कि उन्होंने युद्ध के माध्यम से अंग को जीतकर अपने साम्राज्य में मिलाया, मतलब युद्ध नीति के तहत अपने साम्राज्य का विस्तार किया। और तीसरा, उन्होंने अवंती के शासक, अवंती महाजनपद अगर आपको याद हो, अवंती की राजधानी उज्जैन और अवंती महाजनपद जो है आपको मध्य प्रदेश में। अवंती महाजनपद कहां है? आपको मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में अवंती महाजनपद है। अवंती महाजनपद की राजधानी उज्जैन। अवंती के शासक हुआ करते थे चंद्रप्रद्योत। चंद्रप्रद्योत। बिंबिसार ने चंद्रप्रद्योत के साथ मैत्रीवत संबंध स्थापित किया। मैत्रीवत संबंध स्थापित किया और इस प्रकार बिंबिसार का प्रभाव अवंती तक देखने को मिलता है। बिंबिसार के समकालीन अवंती के शासक चंद्रप्रद्योत एक बार बीमार पड़ गए थे। चंद्रप्रद्योत एक बार बीमार पड़ गए थे और जब चंद्रप्रद्योत बीमार पड़ गए थे तो बिंबिसार अपने राजवेद जीवक को उनकी सेवा में भेजे थे। बिंबिसार का राजवेद था, उनका नाम था जीवक। जीवक को अवंती के शासक चंद्रप्रद्योत की सेवा में भेजे। इतना ही नहीं बल्कि बिंबिसार के समकालीन महात्मा बुद्ध और महावीर स्वामी दोनों थे। बिंबिसार के समकालीन महात्मा बुद्ध महावीर स्वामी दोनों थे। बिंबिसार बौद्ध धर्म को अपनाए थे, जबकि उनका संबंध पारिवारिक तौर पर जैन धर्म से था। पारिवारिक तौर पर उनका संबंध जैन धर्म से था, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया। गौतम बुद्ध के एकदम परम मित्र बन गए थे बिंबिसार। गौतम बुद्ध के एकदम परम मित्र जो है आपको बिंबिसार बन गए थे। और बिंबिसार ने गौतम बुद्ध की सेवा में भी अपने राजवेद जीवक को भेजने का काम किया। अपने राजवेद जीवक को भेजने का काम किया। इस प्रकार से बिंबिसार अलग अलग नीतियों के तहत अपने साम्राज्य का विस्तार किए। बौद्ध धर्म को माने, ऐसी मान्यता है। 500 विवाह किए तो स्वाभाविक सी बात है बहुत सारे संतान होंगे। तो बिंबिसार के सभी संतानों में राजनीतिक तौर पर जो सबसे सक्रिय संतान था, राजनीतिक तौर पर सबसे सक्रिय संतान अजातशत्रु था। राजनीतिक तौर पर सबसे सक्रिय संतान अजातशत्रु था। तो बिंबिसार अपना उत्तराधिकारी अपने पुत्र अजातशत्रु को ही बनाना चाहता था। बिंबिसार अपना उत्तराधिकारी अपने पुत्र अजातशत्रु को ही बनाना चाहता था, लेकिन बिंबिसार के दरबार के कुछ लोगों ने अजातशत्रु का कान भरा और अजातशत्रु का कान भरते हुए यह कहा कि आपके पिता आपको अपना शासक नहीं बनाएंगे। अजातशत्रु को यह बात कहा गया। और जब अजातशत्रु को यह बात कहा गया कि आपके पिता आपको अपना उत्तराधिकारी नहीं बनाएंगे, अजातशत्रु को लगा कि ये कैसे होगा, ये कैसे होने हम दे देंगे, ये तो कभी हम होने नहीं देंगे। अजातशत्रु गुस्सा में अपने पिता की हत्या कर दिया। गद्दी प्राप्त करने को लेकर अजातशत्रु ने अपने पिता बिंबिसार की हत्या कर दी और बिंबिसार की हत्या करने के बाद अजातशत्रु अपने आप को हर्यक वंश का अगला शासक घोषित कर दिया। अजातशत्रु ने अपने पिता बिंबिसार की हत्या 492 ईस्वी पूर्व में किया। 492 ईस्वी पूर्व में किया और फिर 492 ईस्वी पूर्व में हर्यक वंश के अगले शासक जो है आपको अजातशत्रु बने। हर्यक वंश के अगले शासक जो है आपको अजातशत्रु बने। और जो अजातशत्रु है, अजातशत्रु का शासनकाल है 492 ईस्वी पूर्व से
460 ईस्वी पूर्व, 460 ईस्वी पूर्व, 460 ईस्वी पूर्व। अब अजातशत्रु ने अपने पिता की हत्या कर गद्दी प्राप्त किया, जिस कारण अजातशत्रु विश्वसनीय नहीं रहे। अजातशत्रु अपने राज्य के नागरिकों के बीच, आस पड़ोस के राजाओं के बीच विश्वसनीय नहीं रह गए। सभी शासक, उनके आस पड़ोस के जो शासक सब थे, सबको लगने लगा ये तो अपने पिता की हत्या कर दिया है गद्दी के लिए, तो ये कुछ भी कर सकता है। इस प्रकार की अफवाहें अजातशत्रु को लेकर फैलाई जाने लगी। तो अजातशत्रु से पहले जो बिंबिसार थे, बिंबिसार को काशी का क्षेत्र मिला था, काशी का क्षेत्र। बिंबिसार जब कौशल नरेश प्रसेनजित की बहन महाकोसला से विवाह किए तो फिर उन्हें काशी का क्षेत्र मिला था दहेज के तौर पर। लेकिन जब कौशल नरेश प्रसेनजित को पता चला कि उनके पुत्र ने ही उनकी हत्या कर दी है, और महाकोसला का बेटा नहीं था अजातशत्रु, बल्कि अजातशत्रु चेलना का बेटा था, चेलना का बेटा था, तो प्रसेनजित का सौतेला भांजा, सौतेला भांजा, अपना भांजा नहीं, सौतेला भांजा अजातशत्रु हुए। और अजातशत्रु अपने पिता की हत्या कर गद्दी प्राप्त किया। तो प्रसेनजित ने उनसे काशी का क्षेत्र छीन लिया, प्रसेनजित ने उनसे काशी का क्षेत्र छीन लिया। कहा ना, काशी तो हम अपने जीजा को दिए थे, जो जिसकी हत्या आपने कर दी है, अजातशत्रु आपने कर दी है, तो अब काशी जो है फिर से हम ले रहे हैं, काशी हम आपको देने वाले नहीं हैं। अजातशत्रु को लगा ऐसे कैसे होने देंगे, ऐसे कैसे हम काशी छोड़ देंगे। तो अजातशत्रु ने काशी को प्राप्त करने को लेकर कौशल नरेश प्रसेनजित के राज पर आक्रमण किया। अजातशत्रु ने जब कौशल नरेश प्रसेनजित के राज पर आक्रमण किया तो कौशल नरेश प्रसेनजित और अजातशत्रु के बीच युद्ध हुआ। इस युद्ध में अजातशत्रु की जीत हुई, इस युद्ध में अजातशत्रु की जीत हुई। और इस युद्ध में जब अजातशत्रु की जीत हुई तो अब कौशल नरेश प्रसेनजित को अजातशत्रु के साथ समझौता करना था। कौशल नरेश प्रसेनजित का अजातशत्रु के साथ समझौता हुआ, और इस समझौता के तहत कौशल नरेश प्रसेनजित ने फिर से काशी का क्षेत्र, फिर से काशी का क्षेत्र अजातशत्रु को दिया। इतना ही नहीं, बल्कि अजातशत्रु ने यह कहा कि हमें आपकी बेटी से विवाह भी करनी है। और प्रसेनजित की बेटी थी, उसका नाम था वजीरा, 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 वजीरा नाम था। अजातशत्रु का विवाह प्रसेनजित ने अपनी पुत्री वजीरा के साथ करवाया और फिर से काशी का क्षेत्र प्रदान किया। इस प्रकार अजातशत्रु काशी के क्षेत्र को अपने हाथ से जाने नहीं दिए, बल्कि काशी को जीत करके रखे, बल्कि काशी को उन्होंने जीत करके रखा, काशी को उन्होंने जीत करके रखा। अजातशत्रु का जो सबसे बड़ा दुश्मन था वह था वैशाली, वैशाली वज्जीसन अजातशत्रु का सबसे बड़ा दुश्मन था, जो कि अजातशत्रु का ननिहाल भी था। लेकिन वज्जी संघ के राजाओं ने अजातशत्रु की अधीनता को मानने से इनकार कर दिया। उन लोगों ने बिंबिसार की अधीनता को स्वीकार किया था, लेकिन बिंबिसार की हत्या होने के बाद वैशाली संघ के लोगों ने अजातशत्रु की अधीनता को स्वीकार करने से इनकार कर दिया, अजातशत्रु की अधीनता को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। और अजातशत्रु ने भी यह तय कर लिया था
वैशाली को तो हम जीत कर मिलाएंगे ही, वज्जी संघ को तो जीत करके हमें मिलाना ही मिलाना है, चाहे कुछ भी हो जाए। जितना षड्यंत्र रचना पड़े हम षड्यंत्र रचेंगे, लेकिन वैशाली या वज्जी संघ को जीतकर हम अपने साम्राज्य में मिलाकर रहेंगे। अजातशत्रु का एक विश्वसनीय मित्र था। हर किसी के जीवन में कोई ना कोई विश्वसनीय लोग होते हैं, लेकिन आज के डेट में ऐसा नहीं है। आज के डेट में विश्वसनीय लोग मिलना बड़ी मुश्किल है। जिस पे आप विश्वास कीजिएगा वही आपके साथ धोखाधड़ी कर देगा, समझ गए। आज के डेट में आप अपने अलावा किसी पे भी विश्वास मत कीजिए, तभी आप अच्छे से सरवाइव कर पाइएगा, नहीं तो सरवाइव नहीं कर पाइएगा, जीवन में बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। अजातशत्रु का एक विश्वसनीय था, उसका नाम था वर्षकार। वर्षकार अजातशत्रु वर्षकार को समझाया कि आप वज्जी संघ में जाकर हल्ला कीजिए कि अजातशत्रु ने हमें अपमानित किया, हमें अपने दरबार से बाहर कर दिया। अजातशत्रु ने हमें अपमानित किया, हमें अपने दरबार से बाहर कर दिया। हर कोई विश्वास कर जाएगा, क्योंकि हम तो अपने बाप को मार करके गद्दी पर बैठे हैं, और जब अपने बाप को मार करके गद्दी पर बैठे हैं तो हर कोई इतना बात तो विश्वास कर ही सकता है। तो वर्षकार अजातशत्रु के कहे अनुसार वज्जी संघ पहुंचा, और वज्जी संघ पहुंचकर हल्ला किया कि अजातशत्रु ने भरी सभा में हमें अपमानित किया, हमें अपने दरबार से निकाल दिया, हमें वज्जी संघ में शरण दी जाए। वज्जी संघ को लगा कि शरण दिया जाना चाहिए इसको, और फिर वज्जी संघ ने वर्षकार को शरण दिया। वर्षकार कई वर्षों तक वज्जी संघ में रहे, और वज्जी संघ की हर कमजोरी, हर मजबूती, हर सकारात्मक पक्ष, नकारात्मक पक्ष, हर चीज को समझा। और कोई भी साम्राज्य हमेशा शक्तिशाली स्थिति में नहीं होता है। जैसे आप हैं, आप अभी जिस स्थिति में हैं, अभी आप यंग हैं, अभी आपके पास सारी शक्तियां हैं, अभी आप कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन एक समय ऐसा आएगा कि आप का उम्र ढल जाएगा, और फिर आप बूढ़ा हो जाइएगा, तो आप चाहते हुए भी कुछ भी नहीं कर पाइएगा। कोई भी, हम हो, आप हो, कोई भी। वज्जी संघ जब अपने सबसे कमजोर स्थिति में आ गया, तब वर्षकार ने अजातशत्रु को संदेश पहुंचाया कि अभी जो है वज्जी संघ काफी कमजोर स्थिति में है। अभी वज्जी संघ पर आक्रमण किया जाए तो आप वज्जी संघ को पराजित कर सकते हैं। वर्षकार के संदेश पर अजातशत्रु ने वज्जी संघ पर आक्रमण किया, और वज्जी संघ पर आक्रमण करके अजातशत्रु वज्जी संघ के शासक को पराजित किया, और फिर वज्जी संघ अथवा वैशाली को जीतकर अपने साम्राज्य में मिलाने का काम किया। इस प्रकार वैशाली या वज्जी संघ को अजातशत्रु ने जीतकर अपने साम्राज्य में मिला लिया। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि इस वज्जी संघ को जीतने में अजातशत्रु को 16 बरस लग गया था। 16 बरस तक षड्यंत्र किया। युद्ध 16 बरस नहीं चला, 16 बरस तक षड्यंत्र किया, तब जाकर के वज्जी संघ कमजोर हुआ। 16 वर्ष के षड्यंत्र के बाद जाकर वज्जी संघ कमजोर हुआ, और जब वज्जी संघ कमजोर हुआ तो उस पर चोट किया गया, और फिर वज्जी संघ को जीत करके अजातशत्रु ने अपने साम्राज्य में मिला लिया। अजातशत्रु का उपनाम कुनिक है, कुनिक। और ये शुरुआती दौर में जैन धर्म को मानता था, लेकिन बाद में जाकर के इन्होंने बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया था। और जब मगध
साम्राज्य के अंतर्गत हर्यक वंश के शासक अजातशत्रु थे। तो अजातशत्रु के शासनकाल के दौरान ही बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध का निधन हो गया। गौतम बुद्ध के सम्मान में इन्होंने अपनी राजधानी राजगृह में प्रथम बौद्ध सम्मेलन का आयोजन करवाया। प्रथम बौद्ध सम्मेलन अजातशत्रु के शासनकाल के दौरान ही राजगृह के सप्तपर्णी गुफा में हुआ था। अजातशत्रु की भी कई सारी पत्नियां थी, इनके भी कई सारे पुत्र थे, और इनके पुत्रों के बीच भी यही अफवाह फैल गया कि हमको शासक नहीं बनाएगा। अजातशत्रु के पुत्रों में राजनीतिक तौर पर जो ज्यादा सक्रिय पुत्र था वह उदायन था। उदायन ने अपने पिता अजातशत्रु की हत्या कर दी और फिर गद्दी प्राप्त किया। इस प्रकार अजातशत्रु का उत्तराधिकारी उसका पुत्र उदायन बना। और जो उदायन है, इनका शासनकाल है 460 ईस्वी पूर्व से 444 ईस्वी पूर्व। 444 ईस्वी पूर्व। कुल मिलाकर के अजातशत्रु को आप देखेंगे तो अजातशत्रु एक ऐसे शासक हुए जो अपने पिता की हत्या कर गद्दी प्राप्त किया और बदले में अपने पुत्र के द्वारा मारा गया। अजातशत्रु एक ऐसे शासक हुए जो अपने पिता की हत्या कर गद्दी प्राप्त किया और बदले में अपने पुत्र के द्वारा मारा गया। अजातशत्रु के मारे जाने के बाद उसका उत्तराधिकारी उसका पुत्र उदायन बना। उदायन ने गंगा नदी देख रहे हैं ना, पटना के उत्तर में बहती है गंगा, और उधर सोन नदी है, सोनपुर साइड, समझिए सोनपुर साइड सोन नदी है। उदायन ने ही गंगा और सोन नदी के संगम पर एक शहर को बसाया जिसे पाटलिपुत्रा कहा गया। पाटलिपुत्रा को ही आज के डेट में पटना कहा जाता है। आप जिस शहर में बैठे हुए हैं या पटना है, इसे ही पहले पाटलिपुत्रा कहा जाता था। और पाटलिपुत्रा को कई नाम, अजीमाबाद, कुसुमपुर, इन नामों से भी पाटलिपुत्रा को जाना जाता है। पाटलिपुत्रा की स्थापना करके उदायन ने ही पहली बार अपनी राजधानी पाटलिपुत्रा को बनाया। उदायन से पहले मगध साम्राज्य की राजधानी राजगिरी हुआ करती थी। उस रोज जिस लड़की को बोले थे वो लड़की आज नहीं आई है ना, नहीं आई है, हाँ, वो ऑनलाइन करवा ली है मेरे ख्याल से, वो अब वो नहीं करेगी। देखिए सही बात जो है ना मिर्च के तरह लगता है, समझ गए। सफलता दाल भात चोखा न, हर कोई सफल हो सकता है, हम लिख करके दे सकते हैं, हर कोई सफल हो ही नहीं सकता है। सरकार के पास उतना वैकेंसी नहीं है जितना जनसंख्या है देश का, समझ गए। बात कर रही थी, बतिया रही थी, ठीक है, बतिया रही तो दो चार गो जरल बात बोले होंगे और क्या, समझ गए। हाँ, तो पीछे में आप भी बतिया रहे थे, समझ गए। बतियाइए नहीं, सुनिए। तब कहते हैं क्वेश्चन नहीं बनता है। क्वेश्चन कहां से बनेगा? हम आपको क्या बोले हैं आज क्लास शुरुआती दौर में, क्या बोले हैं? कंसेप्चुअली क्वेश्चन बनाने के लिए लेक्चर को ध्यान से सुनना होगा, समझिए, तभी कंसेप्चुअली क्वेश्चन बनेगा। बहुत चीज ना नोट में मिलेगा सीधा सीधा, ना किसी किताब में मिलेगा सीधा सीधा। आपको अनुमान लगा करके, लेक्चर को ध्यान में ला करके, एक रेंज लेकर के बहुत सारा क्वेश्चन डील करना होता है, समझ गए। तो लेक्चर को ध्यान से सुनिएगा तभी कुछ होगा, बतियाइए नहीं, ठीक है। जो भी लोग बतिया रहे थे, उदायन से पहले
मगध साम्राज्य की राजधानी राजगृह थी। मगध साम्राज्य की राजधानी राजगृह थी, लेकिन उदयन ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्रा को बनाया। पाटलिपुत्रा को अपनी राजधानी बनाकर शासन प्रशासन उदयन ने किया। और जो उदयन थे ये जैन धर्म को मानते थे, ये जैन धर्म को मानते थे, और इन्होंने जैन धर्म को संरक्षण भी प्रदान किया। जैन धर्म को संरक्षण प्रदान करने वाला जो प्रथम शासक हुए वे आपको उदयन ही हुए, वे आपको उदयन ही हुए। और फिर उदयन का उत्तराधिकारी उसके पुत्र बने। उदयन के पुत्रों में ही उदयन का एक पुत्र था, उसका नाम था नागदशक। उदयन का एक पुत्र था, उनका नाम था नागदशक। नागदशक जो कि हर्यक वंश के अंतिम शासक हुए, जो कि हर्यक वंश के जो है आपको अंतिम शासक हुए। नागदशक हर्यक वंश के अंतिम शासक हुए। नागदशक के विषय में यह कहा जाता है कि नागदशक की हत्या उसके अमात्य या मंत्री, अमात्य कहिए मंत्री कहिए दोनों एक ही बात है, नागदशक की हत्या उसके अमात्य या मंत्री शिशुनाग ने कर दी। और शिशुनाग ने नागदशक की हत्या करके, शिशुनाग ने नागदशक की हत्या करके हर्यक वंश के स्थान पर एक नए राजवंश शिशुनाग वंश के शासन की नींव डाली। हर्यक वंश के स्थान पर एक नए राजवंश शिशुनाग वंश के शासन की नींव डाली। शिशुनाग वंश के शासन की नींव डाली। आगे हम लोग शिशुनाग वंश के विषय में देखेंगे, लेकिन उससे पहले एक बार चीजों को 2 मिनट में प्रिसाइज कर लेते हैं, याद कर लेते हैं, तब हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है। जो महाजनपद काल है मुख्य तौर पर कब से कब के कालखंड को महाजनपद काल कहा जाता है? 600 ईस्वी पूर्व से। शुरुआती दौर में मगध साम्राज्य में कितने राजवंश के शासकों? पहला हर्यक के बाद शिशुनाग के बाद। हर्यक वंश का शासन कब से कब? हर्यक वंश की स्थापना किसने की? बिंबिसार ने। राजगृह को किसने बसाया? बिंबिसार। 5 पहाड़ियों से कौन शहर घिरा हुआ? मगध साम्राज्य की सबसे प्राचीन राजधानी, सबसे प्राचीन राजधानी बिंबिसार को सेनिया कहा जाता था। सेनिया, हाँ, अस्थाई सेना रखने के कारण। श्रेणिक कहा जाता था, हाँ, जैन साहित्य में उन्हें श्रेणिक कहा जाता था। इसके बाद जो है बिंबिसार वैवाहिक नीति के तहत अपने साम्राज्य का विस्तार किए थे, हाँ या ना? वैवाहिक नीति के तहत अपने साम्राज्य का विस्तार किए थे। इसके बाद बिंबिसार का पहला विवाह, बिंबिसार ने पहला विवाह किसके साथ किया? कौशल नरेश प्रसेनजित की वन महाकोसला। इससे इस विवाह उपरांत बिंबिसार को कौन सा क्षेत्र दहेज के रूप, कौन सा क्षेत्र? काशी का क्षेत्र मिला था, काशी का क्षेत्र मिला था। और इसके बाद जो है बिंबिसार का दूसरा विवाह लिच्छवी राजकुमारी चेलना, और लिच्छवी राजकुमारी चेलना से जो विवाह हुआ था, चेलना से ही बिंबिसार को किस पुत्र की प्राप्ति, किसकी? तीसरा विवाह मद्र देश की राजकुमारी क्षेमा, मद्र देश की राजकुमारी क्षेमा। बिंबिसार ने वैवाहिक नीति के तहत अपने साम्राज्य का विस्तार किया। इसके अलावे बिंबिसार ने अवंती के किस शासक के साथ मैत्रीवत संबंध स्थापित किया था? चंद प्रद्योत, चंद प्रद्योत। बिंबिसार अपने राजवेद जीवक को अवंती के किस शासक की सेवा में भेजा था? चंद प्रद्योत, चंद प्रद्योत। बिंबिसार किस धर्म को मानता था? बिंबिसार बौद्ध धर्म। बिंबिसार किस धर्म को मानता था? किस धर्म को मानता था? किस क्षेत्र को बिंबिसार ने युद्ध के माध्यम से जीतकर अपने साम्राज्य में मिला? हाँ, अंग को नाम। किस क्षेत्र को जीतकर बिंबिसार ने युद्ध के माध्यम से अपने साम्राज्य में मिला? किसको? अंग को। उस समय अंग के शासक कौन थे? ब्रह्मदत्त। उस समय अंग के शासक कौन? अंग के शासक। और अंग को जीतकर जब अपने साम्राज्य में मिलाए तो अंग का अगला शासक किसे उन्होंने बनाया? किसे बनाया? अजातशत्रु को बनाया। और इसके बाद बिंबिसार की हत्या किसने कर दी? किसने कर दी? कुनिक किसका उपनाम है? कुनिक किसका उपनाम है? कौन ऐसे शासक है जो अपने पिता की हत्या कर गद्दी प्राप्त किया, बदले में अपने पुत्र के द्वारा मारा? कौन है? अजातशत्रु शुरुआती दिनों में किस धर्म को मानता था? जैन धर्म। शुरुआती दिनों में
बाद में जाकर बौद्ध धर्म को माना। और जब अजातशत्रु अपने पिता की हत्या कर गद्दी प्राप्त किया था तो कौशल नरेश प्रसेनजीत ने काशी का क्षेत्र ले लिया, हाँ या ना? काशी का क्षेत्र ले लिया था ना? तो फिर से अजातशत्रु ने कौशल नरेश प्रसेनजीत के राज पर आक्रमण किया, उसे पराजित किया और उसे पराजित करके उसकी पुत्री वजीरा से विवाह किया और काशी प्राप्त किया, हाँ या ना? चलिए ठीक है। इसके बाद आगे बताइएगा कि अजातशत्रु अपने किस मित्र की मदद से वैशाली को जीतकर अपने साम्राज्य में मिले? किसकी मदद से? वर्षकार। किसकी मदद से? वर्षकार की मदद से। और कितना वर्ष का समय लगा था? 16 वर्ष। कितना वर्ष? 16 वर्ष का समय लगा था। और इसके बाद जो है आगे बताइएगा, गौतम बुद्ध की मृत्यु के समय हर्यक वंश के शासक कौन थे? अजातशत्रु। प्रथम बौद्ध सम्मेलन को संरक्षण प्रदान किसने किया? अजातशत्रु ने। अजातशत्रु का उत्तराधिकारी कौन बना? गंगा और सोन नदी के संगम पर पाटलिपुत्रा नामक नगर को किसने बसाया? गंगा और सोन नदी के संगम पर पाटलिपुत्रा नामक किसने बसाया? और मगध की राजधानी सर्वप्रथम राजगिरी से हटाकर पाटलिपुत्रा किसने बनाया? राजगिरी से हटाकर पाटलिपुत्रा। कुसुमपुर, अजीमाबाद के नाम से पटना को जाना जाता है, हाँ या ना? और हर्यक वंश के अंतिम शासक कौन हुए? अंतिम शासक नागदशक की हत्या किसने कर दी? शिशुनाग ने कर दी। और हर्यक वंश के स्थान पर एक नए राजवंश शिशुनाग वंश के शासन की नींव डाली। शिशुनाग वंश की अगर बात की जाए तो जो शिशुनाग वंश है, शिशुनाग वंश का जो शासन है वह आपको 412 ईस्वी पूर्व से 344 ईस्वी पूर्व। शिशुनाग वंश की स्थापना शिशुनाग के द्वारा की गई। इस वंश की अगर स्थापना की हम बात करें तो इस वंश की स्थापना शिशुनाग के द्वारा की गई। और शिशुनाग ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्रा से हटाकर वैशाली को बनाया। शिशुनाग ने जो है अपनी राजधानी पाटलिपुत्रा से हटाकर वैशाली को बनाया। देखिए, जब अजातशत्रु ने वैशाली को जीतकर मगध साम्राज्य में मिला लिया ना, तो फिर वैशाली के अन्य शासकों ने अपने स्वतंत्रता की घोषणा नहीं की। उसके बाद वैशाली लगभग हमेशा के लिए मगध साम्राज्य में ही रह गया। मतलब वैशाली को मगध साम्राज्य का अंग बनाने का श्रेय अजातशत्रु को जाता है। मगध साम्राज्य का अंग बनाने का श्रेय जो है आपको अजातशत्रु को जाता है। और अजातशत्रु जब वैशाली को जीतकर मिला लिया, तब फिर वैशाली के किसी भी शासक को हिम्मत नहीं हुआ कि वो मगध के राजा के खिलाफ विद्रोह करे। मगध के राजा के खिलाफ विद्रोह करे तो वो लोग जो है फिर विद्रोह नहीं करने लगे। और फिर जब शिशुनाग वंश के शासन की स्थापना की तो इन्होंने अपनी राजधानी पाटलिपुत्रा की जगह वैशाली को बनाया। पाटलिपुत्रा की जगह वैशाली को अपनी राजधानी बनाया। और ये काफी साम्राज्यवादी शासक थे। जो शिशुनाग थे काफी साम्राज्यवादी शासक थे। इन्होंने अपने साम्राज्य विस्तार को लेकर कई शासकों के साथ युद्ध लड़े। इन्होंने अवंती जो कि मध्य प्रदेश में पड़ता है, और वत्स जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है, वत्स की राजधानी कौशाम्बी इलाहाबाद को कहा जाता है। इलाहाबाद को आज प्रयागराज कहा जाता है। अवंती उज्जैन मध्य प्रदेश में है। तो ये जो आपको वत्स और अवंती का क्षेत्र है, वत्स और अवंती के क्षेत्र को जीतकर मगध साम्राज्य में मिलाने का श्रेय वत्स और अवंती के क्षेत्र को जीतकर मगध साम्राज्य में मिलाने का श्रेय शिशुनाग को जाता है। और शिशुनाग के विषय में यह कहा जाता है कि शिशुनाग जब मगध साम्राज्य के शासक थे तो उनके शासन काल के समय मगध साम्राज्य
पहले की तुलना में ज्यादा विस्तारित हो चुका था और मगध साम्राज्य बंगाल से लेकर मालवा तक ये तमाम क्षेत्रों में मगध साम्राज्य फैल चुका था। मतलब धीरे धीरे मगध साम्राज्य का विस्तार हो रहा था और मगध साम्राज्य के अलग अलग राजाओं ने अलग अलग क्षेत्रों को जीतकर मिला लिया। जैसे बिंबिसार ने आपने देखा अंग को जीतकर, अजातशत्रु ने वैशाली और काशी को जीतकर, शिशुनाग ने वत्स और अवंती को जीतकर अपने साम्राज्य में मिलाया। यही सब तो कारण है जिस वजह से मगध साम्राज्य सबसे शक्तिशाली साम्राज्य के तौर पर उभर कर सामने आया था। इसके बाद शिशुनाग के निधन होने के बाद इस वंश के अगले शासक कालाशोक बने। इस वंश के अगले शासक जो है आपको कालाशोक बने। कालाशोक इस वंश के शासक बने। कालाशोक को पुराणों में काकवर्ण कहा जाता है, पुराणों में बौद्ध साहित्यों में काकवर्ण कहा जाता है और इसके विषय में यह कहा जाता है कि यह ब्राह्मण होते हुए भी बौद्ध धर्म को स्वीकार किया था और इनके शासन काल में ही द्वितीय बौद्ध सम्मेलन का आयोजन वैशाली में हुआ था। द्वितीय बौद्ध सम्मेलन का आयोजन वैशाली में हुआ था। इन्होंने संरक्षण भी प्रदान किया था, इन्होंने बौद्ध सम्मेलन को संरक्षण प्रदान किया था। इसी आधार पर जो है यह कहा जा सकता है कि ये बौद्ध धर्म को मानते थे। और दूसरी बात, इन्होंने अपनी राजधानी परिवर्तित कर पाटलिपुत्रा को बनाया। इन्होंने अपनी राजधानी परिवर्तित कर जो है पाटलिपुत्रा को बनाया। पाटलिपुत्रा को इन्होंने फिर से अपनी राजधानी बनाया। यहां पर मगध साम्राज्य की राजधानी का जो क्रम है इसको आपको निश्चित तौर पे याद रखना है। मगध साम्राज्य की राजधानी शुरुआती दौर में राजगृह हुआ करती थी। राजगृह के बाद पाटलिपुत्रा बना, पाटलिपुत्रा के बाद वैशाली बना, पाटलिपुत्रा के बाद वैशाली बना और वैशाली के बाद फिर से पाटलिपुत्रा बना। वैशाली के बाद जो है फिर से पाटलिपुत्रा बना। तो इसमें आप लोग जानते हैं कि राजगृह को राजधानी बिंबिसार ने बनाया। फिर राजगृह से हटाकर पाटलिपुत्रा राजधानी उदयन ने बनाया और फिर पाटलिपुत्रा से हटाकर वैशाली शिशुनाग ने बनाया और फिर वैशाली से हटाकर राजधानी पाटलिपुत्रा को कालाशोक ने बनाया। किसने बनाया? कालाशोक ने बनाया। ये राजधानी परिवर्तन का क्रम है और ये जो राजधानी परिवर्तन का क्रम है इस क्रम को आप निश्चित तौर पर याद रखिएगा। देखिए ये जो चैप्टर है ना, इस चैप्टर में मुख्य तौर पर दो प्रकार का बात आपको याद रखना है। एक तो ये जो राजधानी क्रम है इसको याद रखना है, इस चैप्टर का एक महत्वपूर्ण फैक्ट ये है। और दूसरा इस चैप्टर का जो अगला महत्वपूर्ण फैक्ट है, बस इतना भी इस चैप्टर में अगर आप याद रख लेते हैं ना तो आपका काम चल जाता है, परीक्षा में क्वेश्चन बन जाता है। इन सभी राजवंशों का बहुत ज्यादा राजनीतिक ऐतिहासिक महत्व नहीं रहा है, बहुत ज्यादा शक्तिशाली तौर पर यह सब राजवंश शासन नहीं किया है, बहुत कम स्तर पर जो है यह सब राजवंश शासन किया है, इसलिए इसमें बहुत ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है। इसके बाद शिशुनाग वंश के शासक कालाशोक के बाद इस वंश में भी कई सारे शासक हुए, लेकिन उन शासकों का कोई खास महत्व नहीं है। इस वंश के, शिशुनाग वंश के अंतिम शासक के तौर पर चर्चा मिलता है नंदीवर्धन का। जो शिशुनाग वंश है, शिशुनाग वंश के जो अंतिम शासक हुए आपको नंदीवर्धन। और नंदीवर्धन के विषय में कहा जाता है कि नंदीवर्धन को गद्दी से अपदस्थ कर महापद्म नंद ने एक नए राजवंश नंद वंश के शासन की नींव डाली। इस प्रकार मगध साम्राज्य के अंतर्गत नंद वंश के शासन की स्थापना हुई और जो नंद वंश है, नंद वंश का शासन 344 ईस्वी पूर्व से 344 ईस्वी पूर्व से जो है आपको 323 ईस्वी पूर्व, 344 ईस्वी पूर्व से 323 ईस्वी पूर्व के बीच जो है आपको नंद वंश का शासन रहा है। और जो नंद वंश है, इस नंद वंश
की स्थापना महापदम नंद के द्वारा की गई है। नंद वंश की स्थापना जो है आपको महापदम नंद के द्वारा की गई है। और महापदम नंद ने कई सारी उपाधियां धारण की। महापदम नंद ने सर्व छत्रांक यानी क्षत्रियों का विनाश करने वाला, भार्गव यानी दूसरा परशुराम, एकराट एक छत्र, ये तमाम प्रकार की उपाधियां जो है आपको महापदम नंद के द्वारा धारण की गई। महापदम नंद के द्वारा धारण की गई। तो महापदम नंद ने सर्व छत्रांक, सर्व छत्रांक के बाद भार्गव, भार्गव के बाद एकराट, एकराट के बाद एक छत्र, एकराट के बाद एक छत्र, ये तमाम प्रकार की उपाधियां महापदम नंद के द्वारा धारण की गई। और महापदम नंद के पास एक बड़ी सेना हुआ करती थी। जो महापदम नंद थे, महापदम नंद के पास जो है एक बड़ी सेना थी। और बड़ी सेना होने के कारण ही महापदम नंद को उग्रसेन कहा जाता है। उग्रसेन, महापदम नंद को जो है उग्रसेन कहा जाता है। इन्होंने अपने साम्राज्य को तो संभाला ही, इतना ही नहीं बल्कि इन्होंने ही पहली बार कलिंग, जो कि ओडिशा में पड़ता है, कलिंग जो कि ओडिशा में पड़ता है, कलिंग को जीतकर मगध साम्राज्य में मिलाने का काम किया। कलिंग को जीतकर सर्वप्रथम मगध साम्राज्य में मिलाने का श्रेय, कलिंग को जीतकर सर्वप्रथम मगध साम्राज्य में मिलाने का श्रेय जो है आपको महापदम, क्या हुआ, क्या इसे भी कहा जाता है, इसे भी कहा जाता है, उसे भी कहा जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। इसको भी कहा जाता है, उसको भी कहा जाता है, ठीक है। जो महापदम नंद थे, महापदम नंद के पास ही बड़ी सेना थी। महापदम नंद का पुत्र था घनानंद। महापदम नंद के टोटल 8 पुत्र, उसमें एक सबसे छोटा पुत्र जो है घनानंद था, सबसे छोटा पुत्र घनानंद था। तो घनानंद के विषय में आगे बता रहे हैं हम आपको, ठीक है। इनको भी कहा जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। महापदम नंद ने ही कलिंग को जीतकर अपने साम्राज्य में मिलाया। फिर महापदम नंद के निधन होने के बाद जो है नंद वंश का अगला और अंतिम शासक जो है आपको घनानंद बना। नंद वंश का अगला और अंतिम शासक जो है आपको घनानंद बना, अंतिम शासक घनानंद बना। घनानंद काफी क्रूर, अत्याचारी शासक साबित हुए। इनके पिता ने अपनी विरासत में एक बड़ा साम्राज्य इन्हें छोड़ गया, फिर अकुत संपत्ति इन्हें छोड़ गए। अकुत संपत्ति, एक विशाल सेना इन्हें छोड़ गए इनके पिता। और ये जनता पर जो है बहुत सारे कर, जनता पर जो है इनके द्वारा बहुत सारे कर जो है आपको लगाए इन्होंने। और जब ये शासक थे मगध के, तो उसी समय 326 ईस्वी पूर्व में, घनानंद जब शासक थे मगध के, तो उसी समय 326 ईस्वी पूर्व में सिकंदर का भारत पर आक्रमण हुआ था। सिकंदर का भारत पर आक्रमण हुआ था। और जब सिकंदर का भारत पर आक्रमण हुआ था, तो तक्षशिला के एक महान विद्वान चाणक्य इसके दरबार में पहुंचे और इनसे यह विनती किए कि आप भारत के सभी राजाओं को एक कीजिए और आप भारत के सभी राजाओं को एक करके आप उसका नेतृत्व कीजिए और सिकंदर की सेना से सामना कीजिए, ताकि सिकंदर भारत का विजयी नहीं कर सके। यह प्रस्ताव चाणक्य ने घनानंद के समक्ष रखा। चाणक्य के इस प्रस्ताव को घनानंद ने ठुकरा दिया। इतना ही नहीं बल्कि घनानंद सत्ता के नशे में इतना अधिक अहंकारी हो गया था कि घनानंद ने चाणक्य को भरी सभा में अपमानित किया। घनानंद ने चाणक्य को भरी सभा में अपमानित किया और चाणक्य को घनानंद ने कहा कि आप हमें राजकाज मत सिखाइए, हम राजा हैं, हमें पता है कैसे राज्य करना है, कैसे नहीं करना है, किससे युद्ध लड़ना है, किससे युद्ध नहीं लड़ना है। हम कोई भी
सेना का नेतृत्व नहीं करने जा रहे हैं, सिकंदर जब हमारे पास आएगा तो हम अपना डट करके सामना कर लेंगे। घनानंद के द्वारा अपमानित होकर चाणक्य चले गए, लेकिन चाणक्य ने यह सोच लिया कि इस अहंकारी राजा के अहंकार को समाप्त करना है, इसके साम्राज्य का विनाश करना है। और फिर चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य को तैयार किया और चाणक्य ने उस चंद्रगुप्त मौर्य की मदद से ही घनानंद की अहंकारी सत्ता को समाप्त किया, घनानंद की अहंकारी सत्ता को समाप्त किया और मगध साम्राज्य के अंतर्गत नंद वंश के शासन का अंत कर मौर्य वंश के शासन की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य के माध्यम से करवाई। और चाणक्य की मदद से चंद्रगुप्त मौर्य ने जब मौर्य वंश के शासन की स्थापना की तो चंद्रगुप्त मौर्य का शासन उत्तर में कश्मीर से लेकर दक्षिण में कर्नाटक और पूरब में बंगाल से लेकर पश्चिम में ईरान, चाणक्य के मदद से ही चंद्रगुप्त मौर्य ने उत्तर में कश्मीर से लेकर दक्षिण में कर्नाटक और पूरब में बंगाल से लेकर पश्चिम में ईरान, इतना बड़ा साम्राज्य स्थापित किया, इतना बड़ा साम्राज्य स्थापित किया। इससे पहले मौर्य वंश से पहले जो नंद, शिशुनाग, हर्यक वंश, इन लोगों का शासन तो बस इतना क्षेत्र में रहा, बस यहां तक रहा। मतलब मूल तौर पर शिशुनाग, हर्यक, नंद वंश का शासन बिहार, उत्तर प्रदेश का कुछ इलाका और मध्य प्रदेश का कुछ इलाका, थोड़ा बहुत इलाका, बस इतना छोटा साम्राज्य हुआ करता था इन राजवंशों का। इन राजवंशों का इतना छोटा साम्राज्य हुआ करता था, इसलिए इन राजवंशों का बहुत ज्यादा राजनीतिक और प्रशासनिक महत्व तो नहीं है। लेकिन नंद वंश के बाद जो मौर्य वंश के शासन की स्थापना हुई है, मौर्य वंश का काफी ज्यादा राजनीतिक और प्रशासनिक महत्व है। तो आगे हम लोग मौर्य वंश को देखेंगे, लेकिन ध्यान रहे मौर्य वंश की स्थापना के पूर्व, मौर्य वंश की स्थापना के पूर्व भारत में 2 विदेशी आक्रमण हुए। मौर्य वंश की स्थापना के पूर्व जो भारत में 2 विदेशी आक्रमण हुए हैं, उस विदेशी आक्रमण में एक आपको हखमनी वंश, के शासकों ने आक्रमण किया, एक आपको सिकंदर ने आक्रमण किया। सिकंदर 326 ईस्वी पूर्व में आक्रमण किया। सिकंदर यूनानी था और हकमनी वंश के शासकों ने, हकमनी वंश ईरान में था और ये ईरानी थे, ठीक है, ईरानी थे और इनका आक्रमण हुआ है 516 ईस्वी पूर्व में, 516 ईस्वी पूर्व में। तो मौर्य वंश की स्थापना के पूर्व, मौर्य वंश की स्थापना के पूर्व भारत के ऊपर 2 विदेशी आक्रमण हुए, जिसमें पहला विदेशी आक्रमण 516 ईस्वी पूर्व में हकमनी वंश के शासकों ने किया, ये ईरानी आक्रमण था। और फिर दूसरा यूनानी आक्रमण जो कि सिकंदर के नेतृत्व में हुआ था 326 ईस्वी पूर्व में। इन दोनों आक्रमणों को देख लेते हैं और ये दोनों आक्रमण को देखने के बाद जो है हम लोग मौर्य वंश को तब देखेंगे, मौर्य वंश को तब देखेंगे। और जहां तक बिहार दरोगा परीक्षा का सवाल है, बिहार दरोगा परीक्षा एक बार सिकंदर के विषय में पूछ चुका है, क्वेश्चन बैंक पलट करके देखिएगा तो एक बार जो है सिकंदर के विषय में ये परीक्षा पूछ चुका है, आगे भी पूछ सकता है। तो आइए इस विदेशी आक्रमण को देखते हैं, लेकिन उससे पहले जहां तक हम लोग याद कर लिए थे वहां से आगे थोड़ा सा हम लोग याद करते हैं। अब यहां पर हमने आपको यह बात बताया कि इस चैप्टर में एक तो राजधानी परिवर्तन का क्रम याद रखना है और दूसरी बात जो इस चैप्टर से रिलेटेड याद रखनी है वह यह है कि युद्ध के माध्यम से
मगध के किस शासक ने किस क्षेत्र को जीतकर अपने साम्राज्य में मिलाया? युद्ध के माध्यम से किस शासक ने किस क्षेत्र को जीतकर मगध साम्राज्य में मिलाया? दूसरी बात यह महत्वपूर्ण है इस चैप्टर का, जो कि आपको याद रखनी चाहिए। तो एक आपको अंग है, अंग को जीतकर बिंबिसार ने अपने साम्राज्य में मिलाया। दूसरा आपको वज्जी या वैशाली संघ और काशी को जीतकर अजातशत्रु ने मगध साम्राज्य में मिलाया। तीसरा आपको वत्स और अवंती को जीतकर मगध साम्राज्य में शिशुनाग ने मिलाया। और चौथा आपको कलिंग को जीतकर मगध साम्राज्य में महापद्म नंद ने मिलाया। तो एक तो इस चैप्टर में जो है आपको ये राजधानी का क्रम, और दूसरा इस चैप्टर में जो है आपको यही दो महत्वपूर्ण है जो कि आपको याद रखना है। बाद बाकी इस चैप्टर का कोई अन्य फैक्ट आप नहीं भी याद रखते हैं तो बहुत ज्यादा आपके परीक्षा के हेल्थ पर प्रभाव नहीं पड़ने जा रहा है। बहुत ज्यादा इन चैप्टरों का कोई ऐतिहासिक महत्व है नहीं। ठीक है, आइए अब हम लोग इन चीजों को जो है एक बार याद कर लेते हैं। ठीक है, हर्यक वंश के बाद किस वंश के शासकों ने शासन किया? शिशुनाग वंश। कब से कब तक? शिशुनाग वंश की स्थापना किसने की है? इन्होंने अपनी राजधानी किसे बनाया? वत्स और अवंती को जीतकर किसने मिलाया? शिशुनाग का उत्तराधिकारी कौन हुआ? इन्होंने अपनी राजधानी किसे बनाया? द्वितीय बौद्ध सम्मेलन किसके समय हुए? मगध के किस शासक के विषय में कहा जाता है कि उनके शासन काल के समय मगध साम्राज्य मालवा से लेकर बंगाल तक फैल चुका था। शिशुनाग वंश के अंतिम शासक कौन है? शिशुनाग वंश के बाद किस वंश के शासकों ने शासन? शिशुनाग वंश के बाद कब से कब? नंद वंश की स्थापना किसने की है? सर्व छत्रांक भार्गव एकराट एक छत्र की उपाधि किसने धारण की है? कलिंग को जीतकर मगध साम्राज्य में किसने मिला है? और नंद वंश के अंतिम शासक कौन हुए? नंद वंश के अंतिम शासक सिकंदर जब भारत पर आक्रमण किया था तो मगध में किसका शासन था? किस वंश से ये रिलेटेड है? नंद वंश। किस वंश से रिलेटेड है? सिकंदर ने जब 326 ईस्वी पूर्व में आक्रमण किया था तो उस समय शासक कौन थे? घनानंद का संबंध किस वंश से है? नंद वंश से है। आइए 1 मिनट में इसको भी याद कर लेते हैं। ऐसे तो याद कर ही लिए हैं, लेकिन फिर भी मगध साम्राज्य की सबसे प्राचीनतम राजधानी किसने बनाया? राजगिरी को अपनी राजधानी। पाटलिपुत्रा नामक नगर को किसने बसाया? सर्वप्रथम पाटलिपुत्रा को अपनी राजधानी किसने बनाया? पाटलिपुत्रा के बाद मगध की राजधानी कहां? वैशाली को किसने बनाया? अब वैशाली के बाद पाटलिपुत्रा किसने बनाया? कालाशोक ने। और इसके बाद लंबी अवधि तक, इसके बाद लगभग मौर्य वंश के समय भी राजधानी पाटलिपुत्रा ही रही। मौर्य वंश के बाद शुंग वंश के समय भी राजधानी पाटलिपुत्रा ही रही। गुप्त वंश के समय भी राजधानी पाटलिपुत्रा ही रही। मतलब इसके बाद लगभग 300 से 400 वर्षों तक, 300 वर्ष से 400 वर्षों तक मगध साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्रा ही बनी रही। लंबे समय तक मगध साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्रा ही रही है। ठीक है, इसके बाद आगे हम लोगों को विदेशी आक्रमण देखना है।
तो अब विदेशी आक्रमण को जो है हम लोग देखेंगे। चलिए अब आते हैं, होमवर्क सब पूछते हैं, देखते हैं कहां तक आप लोग किए हैं। हाँ लगा दीजिए। पढ़िए पढ़िए पढ़िए, क्या बोले, पढ़िए। देख रहे हैं ना कंपटीशन का लेवल, लेकिन दिक्कत यही ना है, आप लोग भूल जाते हैं तुरंत, समझे, याद रखिएगा। है हम तो याद दिलाने के लिए आइए। प्राचीन का ऑब्जेक्टिव डाल देंगे, रुकिए। पितृहंता, हाँ, अजात शत्रु को कहा जाता है, और उदाइन को भी कहा जा सकता है, दोनों को कहा जा सकता है। अजात शत्रु मारिएगा, हाँ अजात शत्रु मारिएगा। चलिए होमवर्क क्या सब दिए थे, पढ़िए हो, पढ़िए, क्या बोले। चलिए अगला होमवर्क है 24 और 25, संसदीय समितियां और संसदीय अधिनियम। संसदीय समितियां और संसदीय अधिनियम देखिए इस बुक से है। हाँ ऑफलाइन इसी वीक में शुरू हो जाएगा, मुन्ना जी करवा देंगे ऑब्जेक्टिव, ठीक है करवा देंगे। डालेंगे टेलीग्राम पर। अरे जो बच्चा लिख रहा था ना, उसका बीपीएससी का परीक्षा था, इसी वजह से जो है बोले ठीक है अभी छोड़ दीजिए। आप लोग का सब का कमेंट हमको दिख रहा है? हाँ नहीं डालते, वही बात तो हम भी बोल रहे हैं कि जो बच्चा लिख रहा था ना, उसका बीपीएससी का परीक्षा था, तो अब पहले उसको परीक्षा न ज्यादा जरूरी है, उसका भी अपना कैरियर है ना जी, जबरदस्ती नहीं ना काम करवाया जा सकता है। तो अब आगे से आज से आएगा, ठीक है। अब पैसा देते हैं उसको लिखने का, इसका मतलब थोड़े है कि जो है जबरदस्ती उसको बोले ना लिखना ही है, ठीक है, उसका भी कैरियर है, ठीक है। 24 और 25 संसदीय समिति और संसदीय अधिनियम होमवर्क है। इससे पहले अब होमवर्क पूछते हैं, आसपास में ही है क्या बिट्टू सर बताए थे, यहीं पे बगल में है, उधर है, हाँ वहीं पे है, रामपुर नहर के पास, हाँ बगल में है। कितना 100-200 मीटर होगा क्या जी, 100-200 मीटर होगा, कितना 2 किलोमीटर है, हाँ 5 मिनट का, 7 मिनट का नापे हैं, गए थे आप देखने के लिए, हाँ 5 से 7 मिनट का रास्ता। कुछ हो नहीं करेंगे, डर लगता है, ठीक है, सीधा पूजा करवा देंगे और पढ़ाना शुरू कर दें। हाँ मिलेगा, इसी वीक में जाएगा, इस वीक में जाएगा, करेंगे भोज उज करेंगे, ठीक है, लेकिन अभी नहीं करेंगे, अभी मेरा स्थिति ठीक ना है। क्या हुआ? चलिए इसमें तो बहुत सारा क्वेश्चन था, पता नहीं आप लोग किए या नहीं किए, किए हैं ना? चलिए बताइए तो, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 87 के अंतर्गत भारत का राष्ट्रपति अभिभाषण देता है एक साथ समवेत संसद के दोनों सदनों का। राष्ट्रपति संसद का हिस्सा होता है, हाँ या ना? हाँ ना? हाँ होता है। भारतीय संसद किस किस को मिलाकर बनता है? हाँ राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकाधिक अंतराल कितने माह का?
कितने माह? 6 माह का। अगला, एक वर्ष में कम से कम कितनी बार संसद की बैठक होगी? कितनी बार? 2 माह। एक एमपी की सीट को रिक्त घोषित किया जा सकता है यदि वह सदन से लगातार कितने अवधि के लिए अनुपस्थित रहता है? 60 दिन, या माह पूछेगा तो 2 माह। 2 माह। आगे बताइए, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत न्यायालयों द्वारा संसद की कार्यवाहियों की जांच करना प्रतिबंधित किया गया? अनुच्छेद 122। 122। संसद राज्य सूची के विषय में संबंध कानून बना सकती है यदि राष्ट्रपति की इच्छा हो, यदि राज्यसभा ऐसा संकल्प पारित करे, किसी भी परिस्थिति में संबंधित राज्य के विधानमंडल से पूछकर, यदि राज्यसभा ऐसा संकल्प पारित करे। आगे, शून्यकाल संसदीय व्यवस्था को किस देश की देन? भारत की। लोकसभा में शून्यकाल की अवधि अधिक से अधिक हो सकती है 1 घंटा। लोकसभा तथा राज्यसभा के संयुक्त अधिवेशन में सभापतित्व कौन करता है? लोकसभा का अध्यक्ष करता है। लोकसभा का अध्यक्ष करता है। भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक किस संबंध में होती है? साधारण विधेयक। साधारण विधेयक। भारत की संचित निधि से निधि निकालने के लिए किसका अनुमोदन अनिवार्य? भारत की संसद। कोई कानूनी विधेयक संसद के किस पटल पर रखा जा सकता है? दोनों में से किसी भी सदन। दोनों में से कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? लोकसभा का अध्यक्ष करता है। राज्यसभा में धन विधेयक कितने दिनों के भीतर पारित हो जाना चाहिए? 14 दिन। धन विधेयक कहां पुनः स्थापित किया जा सकता है? लोकसभा में। लोकसभा में सबसे पहले। आगे बताइएगा, भारतीय संसद का स्वर्ण जयंती समारोह मनाया गया था 13 मई 2000। वह कौन राष्ट्रीय नेता था जो 1925 में केंद्रीय विधानसभा का अध्यक्ष बना? विठल भाई पटेल। विठल भाई पटेल। अगला होमवर्क दे दिए हैं, कर लीजिएगा। इसके आगे क्या था? नदी दिए थे, नदी याद करके आए हैं? चलिए बताइए तो, सतलज नदी का उद्गम स्थल कहां से कहां? मानसरोवर झील। सिंधु नदी का उद्गम स्थल? मानसरोवर झील। रावी नदी? रोहतांग दर्रा। रावी नदी? ब्यास नदी? रोहतांग दर्रा। झेलम नदी? शेषनाग झील। गंगा नदी? गंगोत्री ग्लेशियर। यमुना नदी? यमुनोत्री ग्लेशियर। चंबल नदी? जानापाव पहाड़ी। रामगंगा नदी? नैनीताल। चेनाब नदी? बारालाचा दर्रा। बारालाचा दर्रा। इसके बाद जो है आगे 10 आगे कर लीजिएगा। शारदा, घाघरा, गंडक, कोसी, बेतवा, सोन, ब्रह्मपुत्र, नर्मदा, ताप्ती महानदी। ठीक है, 10 हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 महानदी तक। शारदा से लेकर महानदी तक। शारदा से लेकर महानदी तक याद कर लीजिएगा। ठीक है, शारदा से लेकर महानदी तक। पीडीएफ नहीं देंगे उसका, उसका सिर्फ वही मिलेगा। ठीक है, देखिए होमवर्क जो देते हैं, ये वाला दीजिए ना। देखिए होमवर्क जो है ई लुसेंट वाला बुक से देते हैं और ये घटना चक्र से देते हैं। वो वाला दीजिए ना, घटना चक्र से देते हैं। ये दोनों बुक से होमवर्क देते हैं। चलिए दीजिए। अब शनिवार को जो टेस्ट हुआ था, प्रत्येक सोमवार को ही आपके बैच में पूछते हैं। जवाब दीजिए तो। चहार चमन नामक साहित्य की रचना किसने की है? देखिए ये वाला पूछ रहे हैं जो टेस्ट हुआ है। हाँ, कमेंट क्या पढ़े? क्या मनीष कुमार आप क्या बोले हैं जो आपका कमेंट पढ़े? कमेंट पढ़ने थोड़े आए हैं, पढ़ाने आए हैं। हम आपको पढ़ाएंगे, कमेंट नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, नहीं करना पड़ेगा, बड़ा क्लासरूम है। जाकर के देखिएगा तो आपको अपने पता चल जाएगा। बहुत बड़ा क्लासरूम है, इससे सीधा तिगुना बड़ा क्लासरूम है। समझ गए? तिगुना बड़ा क्लासरूम है। तो अब उस प्रकार का कहीं कुछ नहीं करना होगा बैठने को लेकर। हाँ, चहार चमन की रचयिता, बैठ जाइए। चंद्रभान। ठीक है, पढ़ा लिखा कीजिए जी। पढ़ के नहीं आए हैं?
है? तो कहाँ जवाब कहाँ दे रहे हैं? बैठिए बैठिए न जी, याद कर लीजिएगा, ठीक है, याद कर लीजिएगा। लुसेंट में पेज नंबर कुछ नहीं, इंडियन ज्योग्राफी में नदी है, तीसरा नंबर चैप्टर, इंडियन ज्योग्राफी में नदी है, तीसरा नंबर चैप्टर, और नदी में ही 10 शुरुआती याद करवा दिए थे, 10 आगे करके आना है। रंजीत कुमार शाह, ये जो है आपको मोबाइल ऐप है इसलिए जो है आपको नहीं खुलेगा, ठीक है, मोबाइल ऐप है इसलिए नहीं खुलेगा। हॉस्टल अप्रैल में चालू होगा, ठीक है। चलिए धन्यवाद।